ये आपका सिलेबस रेफरेंस नंबर 2 का ई सेक्शन है, 2E, जो कि है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव्स। कुछ अरसा पहले तक ना, बड़ी आपको टेक्निकल बातें बताता हूँ, जरा गौर से सुने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। आज से कोई 8-10 साल पीछे आप चले जाए ना, जब था आपके पास आपके 2010 से लेके 12 या 13, इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप देखते थे एक चीज जो एमबीए था ना, एमबीए बड़े अरूज के ऊपर था। और मोस्टली लोग जिससे आप पूछते थे ना एमबीए किस में किया है जी, वो कहते थे जी एचआर। पाकिस्तान में एक वेव चली अचानक से कि लोगों हमारे यहाँ गो के एचआर के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते, बट क्या है कि वो कॉन्सेप्ट बेशक अप्लाई नहीं होते, बट पाकिस्तान में ट्रेंड तो होता है और वो ट्रेंड चलता है। तो सारे लोग वो एमबीए एचआर करते थे। अच्छा, फिर जिन्होंने एमफिल करना स्टार्ट किया वो एमफिल किस में करते थे जी, एचआर में। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल एक बन गया ट्रेंड कि जी एचआर कर लो, जॉब मिल जाएगी। और फेल भी उतनी जल्दी हुआ क्योंकि पाकिस्तान में तो एचआर प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ती कि फेल हो गया सिस्टम है। अब वहां पे एचआर में सबसे ज्यादा की इंपॉर्टेंट जिस चीज को दी गई इंपॉर्टेंस या वो था रिवॉर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब कहता है, यहां पे हम बारी बारी देखना शुरू करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या। अच्छा, कहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो कहता है एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। और वो कम्युनिकेशन किस चीज की है कि देखिए पूरा साल मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन देता है अपने एम्प्लॉइज को। हमने उस दिन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी डिटेल में देखी ये चीजें। मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देता है और एम्प्लॉइज उस चीज को फॉलो करते हैं। फॉलो क्यों करते हैं और मैनेजर डायरेक्शन क्यों देता है? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, मैनेजर वो अचीव करवाना चाहता है। और किससे करवाना चाहता है? मेरी बात है, कौन काम करेगा? खुद भी काम करेगा, एम्प्लॉयज से भी करवाएगा। तो कितने एम्प्लॉयज ने कितने मैनेजर्स की बात को सुना, उस पर अमल किया, जो टास्क उन्होंने दिए थे उनको अचीव किया। तो एट द एंड कितने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए। अब इसका मतलब यह है कि ये जो कम्युनिकेशन है कि यहां से मैनेजर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, ये होगी कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन के जवाब में वो क्या होना है? फीडबैक जनरेट हो। और वो फीडबैक किसका है? एम्प्लॉय का फीडबैक। और उस फीडबैक को टेस्ट किसने करना? मैनेजर। इतने नंबर ऑफ ऑर्डर दिए, इतने से ये ओबे किया, ये चीज फुलफिल हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओवरऑल जर्नल टर्म्स में हम बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एक कहता है एक ऐसी अप्रोच जिसके थ्रू आप ये चीज इंश्योर कर लेते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, नंबर 1।
और जो गोल्स आप अचीव कर रहे हैं वो गोल्स और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आपस में मैच करती है। अब ये जो लास्ट बात मैंने बोली है, एम्प्लॉयज के गोल्स और परफॉर्मेंस, अब ये कैसे है? ये इस तरह से है कि भाई अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो गोल जो आपने सेट किया है ये वो आप अचीव नहीं कर सकते। सिंपल बात। यहां पे अब एक की कंसर्न रेज होता है। वो की कंसर्न है क्या कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसकी इतनी वाकई इंपॉर्टेंस है कि इस चीज को पढ़ना, इसको समझना इतना ज्यादा नेसेसरी है? तो इसका आंसर है यस। अब क्यों है ये हम देखते हैं। कहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ना होता क्या है, अप्रेजल होना होता है। अप्रेजल क्या है कि साल के आखिर में एक एक्टिविटी है कि पूरा साल जो एम्प्लॉयज ने परफॉर्म किया उनकी परफॉर्मेंस को असेस करके उनको आपने रिवॉर्ड देना होता है। और ये जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है ना, ये तो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है, बट वो कहता है ये जो परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट होगी ये एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों की प्रिपेयर होती है। क्यों? नंबर वन, एम्प्लॉय का काम था इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, नंबर वन। नंबर टू, कहता है क्योंकि मैनेजर जो था वो किसी भी एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की प्रॉपरली या नहीं की, इस चीज को चेक करने के लिए। एम्प्लॉय की तो हो रही है कि वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक अलग कंसर्न है ना, उसको तो आप छोड़ो। उसके बाद कहता है अगर वक्त के साथ साथ मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों कन्वर्सेशन में एक दूसरे के लूप में रहते हैं, तो जहां पे कहीं चेंज नेसेसरी है रिपोर्ट में या कोई भी चीज है, मैनेजर ने गलत असेस की या एम्प्लॉय ने गलत परफॉर्म किया, उसको इंस्ट्रक्शन गलत लगी या कुछ भी हुआ, तो वो उसको सही कर सकते। एक, फिर दोनों क्या करें, वो अपने इसको स्ट्रीमलाइन कर लें कि ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कैसे इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट कहता है टू एम्प्लॉइज continuous performance management indicates that managers value them। यहां पे ये कहता है एम्प्लॉइज का मानना ये है कि उनके जो भी बॉसेस हैं, जो मैनेजर्स हैं, कहता है वो उसके काम में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि असल में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने की किसकी थी? उन मैनेजर्स की थी। और अगर उसको कहीं पे इशू फील होता है उसमें,
तो वो उसके अगेंस्ट प्रॉपरली पॉलिसी बनाएंगे, उस चीज को चेक करेंगे। और अल्टीमेटली कहते हैं मैनेजमेंट का जो लेवल है या मैनेजमेंट है, वो कहता है वो इनसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेती रहेगी। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये है कि इनसे फीडबैक लेंगे और जो चीज आपको नजर आ रही है, जिस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, उस पे इंप्रूवमेंट लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बात की थी कि ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये प्रोसेस है। और हम किस चीज को प्रोसेस बोलते हैं या नाम देते हैं? ऐसी चीज जिसके आपस में इंटर रिलेटेड स्टेप्स हो, इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हो। नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग। कहता है इस स्टेज में होता क्या, मैनेजमेंट गोल सेट करती है और फिर कहता है उसको कम्युनिकेट करेगी किसको? एम्प्लॉइज को। अब वो कहता है ये जो गोल्स हैं, कहता है ये आप क्लियरली मेंशन करें उस लेवल की जॉब डिस्क्रिप्शन, वो जिसके लिए आपने वो जॉब ओपनिंग की, जॉब ऑफर की, उसके लिए। क्यों? ताकि अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो सके, वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ताकि जो भी न्यू एम्प्लॉय आप हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हर चीज का पता हो कि ये चीज कैसे करनी, ये कैसे होगी। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कहता है कि जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कहता है आप एक सर्टेन परसेंटेज साइन करें गोल्स को, और कहता है एवेल्युएट करें कि आपने कितने परसेंट अचीव कर लिए। असल में ना गोल के लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते होते हैं, स्मार्ट। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। ये जो मेजरेबल का कह रहा है ना, वैल्यूएशन है, ये क्या कह रहा है कि जो टारगेट आप अचीव कर रहे हैं वो मेजरेबल हो, कि कितना कर लिया, कैसा किया। उसके बाद है मॉनिटरिंग। कहता है इस स्टेज में मैनेजर्स ने मॉनिटर करना होता है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, कि उनकी परफॉर्मेंस टूवर्ड गोल कैसी रही। और कहता है यहां से आपको पता लगता है असल में कि भाई करंट सिचुएशन क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसके बाद कहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर बड़ा टाइट और राइट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो सॉफ्टवेयर यूज करते हो,
तो वो अपनी टीम की अब मैनुअली तो होती ही है परफॉर्मेंस ट्रैक, बट अब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, एवेल्युएट कर सकें रियल टाइम। और अगर उनको कहीं पे किसी भी जगह पे ये फील होता है कि कहीं पे कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो लोग ले लें उसके अगेंस्ट। थर्ड स्टेज इज डेवलपिंग। इसमें कहता है कि ये वो डेटा है जो कि आपने गैदर किया था फ्रॉम मॉनिटरिंग फेज, ताकि आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। नेक्स्ट कहता है कि भाई आप, ऐसा भी होता है ना बाज़ का, आपके पास स्किल होती है बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। आपके पास नॉलेज होता है बट मौका पड़ने पे वो आपको याद नहीं आ रही होती चीज। ऐसा भी है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है पर वर्क पड़ने पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। डिफरेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पे वो एक बड़ी मजे की बात कहता है। वो ये कहता है कि भाई इसके लिए अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको कोई रिफ्रेशर कोर्स करना है, या आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट को प्रोवाइड करके अपने नॉलेज को या अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, तो उनके कराना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन तो बकायदा साल में एक दो एक्टिविटीज ऐसी करती भी है जानबूझ के, ताकि प्रैक्टिकल लर्निंग तो हो बट साथ साथ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए। और साथ ही साथ कहते हैं सस्टेनेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट अचीव हो जाए। उसके बाद रेटिंग कहते हैं हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आपको मंथली बेसिस पे रेट करना पड़ता है या पीरियडिकली करना पड़ता है, या जो भी आपने टाइम पीरियड रखा है उसके अंदर करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आप सुनते ही हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये क्या है? और इसी की बेसिस पे उनका आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। तो कहता है बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके बारे में उसके दोस्तों से या वो कलीग जो उसके साथ काम करते हैं उनका क्या कहना है, नंबर वन ये है। या आप उसको 360 डिग्री फीडबैक पे टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं, रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो ले लो, जो भी है। उसके बाद रिवॉर्डिंग। अब आपने परफॉर्मेंस तो वैल्यूएट कर ही ली है, अब लास्ट स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस आपने वैल्यूएट कर ली बट रिवॉर्ड नहीं दिया, या रिवॉर्ड दिया और परफॉर्मेंस वैल्यूएट नहीं दी, ये नहीं हो सकता। रिवॉर्ड बेनिफिट है उस बंदे की एफर्ट का जो कि उसने परफॉर्म की, और इसी की वजह से मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता।
रिवॉर्ड का बड़ा इम्पैक्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन पे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे और एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पे। कहता आप उसको रिवॉर्ड भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। नंबर 1 जर्नल अप्रेजल। कहता है जर्नल अप्रेजल, कहता है ये एक ऐसा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहती है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है या कैसी होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे यही बता रहा है आपको। इसके बारे में मैनेजर को पहले बता दिया जाता है कि आपने क्या अचीव करना है और एम्प्लॉय को फिर मैनेजर ये चीज बताता है कि भाई गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अचीव कैसे करना है। अगर पूरा साल वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीजें हैं, फीडबैक हो रहा है जनरेट, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर वो जो मैनेजर है वो उसको फीडबैक भी देगा कि अच्छा काम किया, बुरा काम किया। तो उसकी जो भी खामियां होंगी या उसको लगता है इसके अंदर ये वीकनेस है, वो दूर की जा सकती है। उसके बाद कहता है टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहता है ये वो परफॉर्मेंस का लेवल है या परफॉर्मेंस है जो कि प्योरली टेक्निकल नॉलेज की बेसिस पे दी जाती है कि भाई इस एम्प्लॉय को टेक्निकल लेवल का कितना पता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है अब वो बंदा जारी बात है किसी ना किसी चीज के अंदर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, उसकी कोई स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होंगी, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना, उसके ऊपर इनपुट देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की। हाँ हुसैन, डेली बजते हैं 5, इसी टाइम पे बजते हैं, क्या हुआ। सर सर जस्ट वो उसके लिए कि आपको रिमाइंड करा था, लाइट जाती है ना 5 बजे आपके यहाँ। और यार मैं बता रहा हूँ, मैं वो आजकल घर से नहीं लेता क्लास, मेरी असल में क्लास होती है यूनिवर्सिटी की एंड इस टाइम पे, तो मजबूरी है मुझे या तो ऑफिस में बैठ के लेनी पड़ती है या यहाँ से। और आज वो ये हुआ कि ऑफिस में भी वहां पे नहीं थी लाइट, पूरे सेक्टर में लाइट नहीं थी, और वो मैं अभी इस टाइम पे भी ये पेट्रोल पंप पे बैठा हूँ मैनेजर के साथ उसके रूम में। अल्लाह भला करे इसको। तो वो 5 वाला वो वाला काम नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए पढ़ फिर अब रब के नाम से। आगे कहता है नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट में ये होता है अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करे, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, किससे करो, कौन जवाब देगा। अवैस से पूछते हैं, अवैस तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम अच्छे स्टूडेंट हो बुरे स्टूडेंट हो। अवैस क्या आंसर देगा। सर वो अपनी जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट तो कोई और करता है। हाँ बट जरा अवैस से पूछते हैं ना, अवैस क्या कहता है। अवैस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अवैस क्या एवेल्युएट करोगे अपने आप को, कैसे स्टूडेंट हो। सर मैं अपने आप को यही इवेल्युएट करूंगा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, जो मतलब कि जिस चीज में मुझे इसमें, यानी कि जो आप बताते हैं मुझे इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है इन चीजों में। हम्म। तो
आप क्लास मतलब भी के लेते हैं, देखे ना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे असेस होनी है, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे असेस कर सकते हैं? नंबर वन, क्लास तो सबसे स्केड्यूल पहले फॉलो करते बिल्कुल हो। सर, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट को देखूंगा कि क्या मेरा इंटरेस्ट, जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, गुड। नंबर ठीक है वन इंटरेस्ट है। जी सर, नंबर टू, इंटरेस्ट उस जो सर शेड्यूल है, जो चीजें आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, जो एक नॉर्म्स सर हैं मतलब स्टडी की, आप उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं कि जी ठीक है, मैं सारी चीजें, सारी क्वालिटी फुलफिल करता हूँ, तो मैं इसका मतलब एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन में आपसे एज एन एम्प्लॉय किया जाता है, ये बड़ी अच्छी, जो एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये वो अपने एम्प्लॉय से भी उसका फीडबैक लेती है कि आप अपने आप को कहाँ पे सेल्फ असेस करते हैं। और फिर वो भी ये देखना चाहते हैं, बाज ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ये मैनेजर्स के किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है, कितने परसेंट वेरिएशन है एम्प्लॉय की बात में और एम्प्लॉयर उसकी मैनेजर की बात में, क्योंकि ऐसा हुआ है। और वो कब हुआ? जब अप्रेजल इंटरव्यू हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, बैठे हुए थे लोग, वो तो उस टाइम पे कई इश्यूज रेज हो गए, और कहते नहीं जी इसने गलत एवेल्युएट किया मुझे। तो वहां पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जब आप किसी एम्प्लॉय को कहें कि वो अपने आप को खुद असेस करे अपनी अचीवमेंट की बेसिस के ऊपर, कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी कम से कम एक डायरेक्शन मिल जाती है और अंदाजा हो जाता है कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है उसका एम्प्लॉय उससे क्या चाह रहा है, और दोनों फिर कहीं ना कहीं तो जाके अलाइन होंगे आपस में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद कहता है मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहता है ये वो अप्रेजल है जो कि मैनेजर्स को दिया जाता है, उनके लिए डिजाइन है। और ये किस बेस पे होगा? अब जैसे ऊपर हमने जितने पढ़े वो सारे एम्प्लॉयज के थे, बट ये किसका? मैनेजर के लिए। तो मैनेजर की परफॉर्मेंस के फिर बारे में फिर आप किससे पूछेंगे? कॉमन सेंस, उसके टीम प्लेयर्स, जो लोग उसकी सुपरविजन में जिनको वो सुपरवाइज करता है, या जिनकी रिपोर्टिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल। या वो करेंगे, या जो क्लाइंट्स हैं कंपनी के, जिनके साथ वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है। कई इंडस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामने नहीं होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एवेल्युएशन रिव्यू, ये भी होता है। और ये किन ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे ये जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो और यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उनके काम की बेसिस पे की जाएगी। और ये क्या होता है असल में ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट के कुछ फेजेस होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस को असेस करने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपने देखना होता है कि प्रोजेक्ट की कितने फेजेस आपने कंप्लीट कर लिए और कितने स्टिल रिमेनिंग, इस बेसिस पे। और तीन चीजें देखी जाएंगी जिसको प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स भी बोला जाता है। नंबर वन, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम। ये तीन चीजें कि विद इन कॉस्ट किया, विद इन टाइम किया, और जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिटी है क्या वो मीट होती है। तो इसकी बेसिस पे उसको एवेल्युएट करके रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद कहता है सेल परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये सेल टीम्स का
या ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वहां पे दिया जाता है। अच्छा, ये साल के एंड, आखिर, शुरू, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरह हो सकता है। बट कब है जो आपने टारगेट सेट कर दिया, क्या वो एम्प्लॉय ने अचीव किया, और वो क्या नंबर ऑफ सेल्स, कि इतनी नंबर ऑफ सेल्स आपने सक्सेसफुली अचीव कर ली है या नहीं। अगर वो डिजायर्ड टारगेट लेवल आप अचीव कर लेते हैं देन आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये टारगेट रियलिस्टिक सेट किया जाता है, अनरियलिस्टिक नहीं होगा। 1 मिनट ये देखिएगा, मैं बस उसको मोबाइल भी दे दूं यार चार्जिंग पर लगा दे, बस सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा काइंडली। आप ये उतनी देर देखें, बाकी जो पीछे कर लिया, किसी में कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे पूछता हूँ। 1 मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, पहली बात तो ये आप रिवॉर्ड कब देते हैं, या परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया क्या है, या किस लिए कर रहे होते हैं। पहली तो बात ये हो जाए, तो जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड का, वो क्या है कि जो आपको लगता है कि एक ये वर्क स्टैंडर्ड है, या आपको लगता है कि एम्प्लॉय की एक स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मीट हो सकती है, नंबर 1, और उसको हम एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, नंबर 2। अब कुछ स्टैंडर्ड तो आपने सेट किया होगा, कोई बेंचमार्क होगा लाजमी, जिसको आप मीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कहता है नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप ये चीज देखें कि किसी भी एम्प्लॉय के अंदर क्या वो नेसेसरी स्किल या नॉलेज अवेलेबल है जो कि जॉब परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी है। अगर नहीं है, फिर यहां से एक और इशू रेज, क्या वो एम्प्लॉय का अपना प्रॉब्लम है, या ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी ऐसा टेक्नोलॉजी है, या कुछ ऐसा चीज हो रही है कि वो डिफर कर रही है। ऐसा होगा, लाजमी होगा, और इसीलिए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसमें एचआर का बहुत बड़ा मेन रोल है कि वो आइडेंटिफाई करे वीकनेसेस को एम्प्लॉयज की, उसकी बेसिस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को असेस करें कि कहां कहां पे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के इस बंदे को अब आगे फर्दर जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की। उसके बाद अल्टीमेटली कहता है इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट भी होंगे, और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट वो भी हाई होगा। फिर कहता है कम्युनिकेशन चैनल है, बेशक मैनेजर और एम्प्लॉय की बात करें, बेशक आप अपने टीम लीडर और टीम की बात करें, सुपरवाइजर की बात करें, कुछ भी है। और कहता है इसकी वजह से फिर गोल सेटिंग का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को अब लूप में रख के ये चीज कर रहे हैं। आप कहते हैं इनमें कई ऐसे इश्यूज भी हैं जो कि आप इस प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव भी हो जाती है। फिर सजेशंस भी मिलती हैं, कई चीजें ऐसी हैं उसमें कुछ इंटरवेंशंस भी होंगी, रुकावटें भी आती हैं, हर्डल्स होती हैं, इंप्रूवमेंट तो होगी, बट उसके जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस बेशक वो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहे थे या सक्सेस की तरफ लेके जा रहे थे, वो भी अचीव होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है
कई तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन की बेसिस आपको यहां से मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको प्रमोट करना है या नहीं करना, वो भी आपको कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन देनी है नहीं देनी, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको कहां से पता चलेगा, इधर से पता चलेगा। उसके बाद कहता है पर्पस क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, आप सेट कर दिए। अब पर्पस क्या है, किस चीज के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाया जाता है, इंप्लीमेंट करवाया जाता है, क्यों। नंबर 1 मेन पर्पस जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है एक सिस्टमैटिक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप कर देना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वो पाथवेज हैं जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है, आप अवेयर हो जाते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है। साथ साथ आप एम्प्लॉय को भी तो कन्वे करते रहते हैं वक्त के कि वीकनेस क्या है, ये वो परफॉर्मेंस है, ये वो लेवल है जिसको आप मीट नहीं कर पा रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, डेवलपमेंट कंसर्न। अब डेवलपमेंट कंसर्न क्या है, अच्छा वैसे भी डेवलपमेंट एक इशू तो है ही है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखें डेवलप का मतलब ये होता है आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्किल है या एक एग्जिस्टिंग कोई क्राइटेरिया, कोई एग्जिस्टिंग आपके अंदर नेचर है, कुछ भी है, वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंगली बेस्ट फिट नहीं बैठती। आपने उसको इम्प्रूव करना होता है, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटी को। और ये कैसे होगा, थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो पहला पर्पस, दूसरा जो मेन पर्पस है वो यही है कि भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कहीं पे आपको, हम यहाँ ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि भाई कॉस्ट बचाने के लिए बाकी सारी चीजें ना हम नहीं देखते, हम कहते हैं अच्छा ठीक है जी तुमसे काम नहीं हो रहा, छुट्टी है भाई। और भाई पहले आपने उसको चेक किया है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है यार वो जो हमने उसको रोल दिया है वो कंपेटिबल ही नहीं है बंदा उसके साथ। और ऐसा कब होता है, तब होगा जब उसके अंदर वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल और एबिलिटी ना हो, तो हम ह्यूमन रिसोर्स जाया कर देते हैं अपना, जबकि हम उसको आसानी से डेवलप कर सकते थे ट्रेनिंग या कुछ भी। बट बात यहाँ यही है ना कि वो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड क्यों करें हम, अपनी कॉस्ट पे एम्प्लॉय इसलिए तो नहीं लिया कि हमने इसे सिखाना है या ये, तो भाई लोग मांगते हैं एक्सपीरियंस आ जाए 5-6 साल, एक्सपीरियंस देना कोई नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न। एक डेटाबेस बन जाता है आपके पास जिसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, उसका परफॉर्मेंस लेवल, उसका स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन हो। अच्छा ये क्यों नेसेसरी होता है, क्यों जरूरी होता है, या इसका बेनिफिट क्या है। नंबर 1 देखें, कल को आपने कोई टीम बनानी है, कुछ भी करना है, तो भाई उसके अंदर ना आपको क्लियरली पता लग जाएगा। आपको ये नहीं है कि बंदे ढूंढने पे लगाने पड़ेगा या इंटरव्यू करने पड़ेंगे या कुछ करेंगे, आपको पता होगा इस बंदे के अंदर। आप वो डेटाबेस खोलेंगे, चेक करेंगे किसके अंदर ये स्किल है, अल्टीमेटली उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट कहता है नंबर 4 डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। अब कहता है ये जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है ना, ये अप डाउन होती रहती है। अल्टीमेटली कहता है इसके अप एंड डाउन होने की वजह से
अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की भी तो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होगी। तो कहते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें, डायग्नोज करें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कब अच्छा काम करता है, कब नहीं करता, किस रोल के साथ कंपैटिबल है, किसके साथ नहीं है, कहां कहां गलत हो रहा है, इंप्रूवमेंट लाने की गुंजाइश का है, ये सारी चीजें। उसके बाद कहता है एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। कहता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कहते हैं यहां पे आप ये देखें कि मैनेजमेंट आपकी ने क्या क्या डिसीजन लिए। क्या आपकी ट्रेनिंग से रेलेवेंट डिसीजन लिया, किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डिसीजन लिया, आपकी प्रमोशन के लिए, कंपनसेशन के लिए, हायरिंग डिसीजन या जो भी है। अच्छा, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको, तो परफॉर्मेंस में वो लिखा जाएगा ना। अगर डिसीजन ले लिया, बेसिकली ये कह रहा है उसका आउटकम क्या आया। कई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया एम्प्लॉयज, अच्छा जी रिवॉर्ड मिला नहीं, पहले रिवॉर्ड नहीं मिला था, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे रिवॉर्ड की लालच में, बाद में रिवॉर्ड मिला, परफॉर्मेंस लो हो गई। जी जनाब, यहां तक पहले पूछे, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आएगी, क्लियर नहीं है तो पूछे। सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ वैसे पूछो। सर हम मतलब कि बहुत सारी इसका मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ही सब्जेक्ट्स हैं ये सारे, हम बहुत सारे पढ़ते आए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब पढ़ रहे हैं, इससे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी। तो अगर इन सबको मैं अगर डेफिनेटली ये अप्लाई होते हुए नजर आते हैं, जैसे कि मैं जब इवेल्युएट करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है वो ये यूनिवर्स नजर आता है, हम्म और जो सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है वो गली में एक सब्जी वाले की दुकान या मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाले की या टायर पंचर वाले की दुकान नजर आती है। हम्म तो ये जो हम सारा कुछ पढ़ते हैं ये एक छोटी सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सब्जी वाला या साइकिल साइकिल पंचर वाला, वहां पे ये चीजें क्यों नहीं अप्लाई होती? क्या इसकी वजह यह है कि इवेंट्स बहुत छोटे होते हैं और जो ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से उनसे इंटरेक्ट कर रहा होता है? हम्म ये सर नहीं, क्वेश्चन है कि अवैस इसमें पहली बात देखो, जब ये चीज आपको बता देती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, पहले आप जिन बिजनेसेस की बात कर रहे हो ये सारे के सारे स्मॉल स्केल बिजनेस है, और स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सबसे आइडियल और सूटेबल स्ट्रक्चर होता है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। जी सर। अब एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन ये है कि वो कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, देखो ना, मैंने पहले जॉब्स को यूनिट्स में डिवाइड किया हो, हर यूनिट अपने फंक्शन के अंडर परफॉर्म होता हो, हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो, वहां तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब वो ओनर है बंदा, वो फाइनेंस भी खुद देख रहा है, वो मार्केटिंग भी खुद देख रहा है, हो सकता है शाम को कोई बंदा आ जाए मिलने, उसके लिए वो चाय भी खुद ही बना रहा हो। तो वहां पे आके ना दो तीन चीजें होती हैं। एक, जब आप इतने सारे रोल्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो रोल कन्फ्लिक्ट तो आएगा आएगा। फिर जो एक फंक्शन आप प्रॉपरली अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं ना, वो नहीं हो पाता। दूसरी चीज, ये जितने प्रोसेसेस होते हैं ना, ये किसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई होते हैं, और मसला ये है कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का स्ट्रक्चर होता ही नहीं। अकाउंट्स है तो आपको क्या लगता है इनमें से कोई बंदा ये प्रॉपरली अकाउंट्स फॉलो कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। मेंटेन कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। एचआर के लिए क्या उसने अलग बंदा रखा होगा?
अब दुकान पे काम करने वाले के लिए आप कहें जी मैं एचआर कंसल्टेंट से राब्ता करता हूं, कोई अच्छा बंदा दे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके बैक एंड पे फिर दूसरी रीजन है, फंड शॉर्टेज। शायद ये भी अपने बिजनेस को स्मॉल से लार्ज पे ले जाए। और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इनिशियल या स्टार्टिंग लाइफ में एंटरप्रेन्योरल ही होती है। वो जब ग्रो करना शुरू करती है, फिर ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है ये उसके लिए फिजिबल नहीं रहता, इसीलिए वो फिर फंक्शनल की तरफ जाती है या अदर स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएगी। तो ये वो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट होते हैं इन बिजनेसेस के अंदर अप्लाई नहीं हो पाते। ये हो रीजन, अदरवाइज ये भी ग्रो कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने वो एक एग्जांपल दी थी यहाँ कॉस्ट लीडरशिप सेवर की, तो सेवर फूड यूं तो नहीं था, वो भी एक रेडी थी, पर ग्रो किया ना, आज प्रॉपर है, हर चीज है। कितनी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टिंग में यूं ही थी, पर स्टेप लिया तो ग्रो किए, और ग्रोथ के साथ फिर उनको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, फिर हर चीज अप्लाई होती। समझ आइए बात अब ऐसा? जी सर, थैंक यू सो मच सर, समझ आई, क्लैरिटी हो गई। आगे कहता है जी, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या है इसके। नंबर 1 एडवांटेज तो ये डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये कहीं सुनी बातें नहीं होती, या कि मैंने इसको देखा था, ऐसा नहीं। अच्छा, एचआर में ना नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, ये अप्रेजल में ना ऐसा होता है। अगर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आप आज 10 मिनट लेट हो गए, आप ऑफिस के गेट पे पहुंचे, सामने बॉस खड़ा था या बॉस भी आ रहा था। अब साल में 365 दिन है, बाकी 364 दिन आप टाइम से पहले गए या एग्जैक्ट टाइम पे थे, उसने वो नहीं देखना, उसको वो चीज याद आती रहेगी, उस दिन ये मुझे वहां मिला था। तो डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा मेन क्या फायदा क्या है कि एट द एंड हर चीज उसके अंदर मेंशन हुई है प्रॉपर्टी। अगर ना होता पेपर वर्क और ये, तो अल्टीमेटली कई नेगेटिव चीजें होती, कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते जो कि अंडर कवर रह जाते या वो डील ना किए जा रहे होते। तो ये पूरी की पूरी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस A to Z शो कर देगा और रियलिस्टिक होगी, एजम्पशन बेस नहीं है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एडवांटेज है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है बिटवीन हाई लेवल एंड लोअर लेवल या सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज में। वर्क के साथ साथ ये आपस में डिस्कशन भी करते हैं, टाइम भी निकालते हैं, परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि भाई मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैनेजर भी डायरेक्शन देता रहता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढना जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इनहैंस हो सके। नेक्स्ट क्या है, फीडबैक। एम्प्लॉयज ने फीडबैक देना होता है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। फीडबैक किसको, मैनेजर। और मैनेजर वो फीडबैक किस फॉर्म में देगा कि अच्छा काम किया, बुरा काम किया, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे अगर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस सिस्टम है तो कहता है फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि एम्प्लॉय ने काम किया और उसके सुपरवाइजर ने या मैनेजर ने उसको
टाइमली फीडबैक नहीं दिया उसकी परफॉर्मेंस पे, कल को फिर उसकी बुरी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो मैनेजर। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर। उसने देखना है। उसके बाद क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या है क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशन? कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को ये बात क्लियर करे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और एम्प्लॉय को ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह किसी बंदे ने उसको वो चीज क्लियर नहीं की। नेक्स्ट कहता है एनुअल प्लानिंग। एनुअल प्लानिंग किस चीज के बारे में? एट द एंड, अच्छा मीटिंग में वैसे तो पाकिस्तान में तो कल्चर एक ये है ना कि सारे नेगेटिव पॉइंट डिस्कस किए जा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है वो अपने पैसे बचा ले। गोरा ये अप्रोच पे नहीं जाता। गोरा कहता है अगर इसका इंसेंटिव बनता है इसको दिया जाए, इसको मोटिवेट किया जाए। हमारे यहाँ जानबूझ के अप्रेजल में की नेगेटिव पॉइंट ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं ताकि किसी तरह अगर 10% इंक्रीमेंट लगाना है किसी तरह 5-6 पे आ जाए, कॉस्ट बचे। और ये नेगेटिव प्रैक्टिस है। आगे मोटिवेशन। अब कंपनसेशन स्ट्रेटेजी आप डिजाइन इसीलिए करते हैं ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके उसकी परफॉर्मेंस पे। तो सबसे बड़ा मेन रीजन इसके बिहाइंड ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। डिसएडवांटेज क्या है? नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं। कैसे? बाज़ का फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये प्रैक्टिसेस होती हैं ये अराइज होनी शुरू हो जाती। वो कब होंगी? जब एम्प्लॉय को ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे से ज्यादा तो इसका लग गया, मैं ज्यादा काम करता हूं ये कम काम करता है, उसको लगता है ये फेयर वे के अंदर नहीं डील किया गया, या एक जो अप टू लेवल होना चाहिए वो नहीं है लेवल। फिर नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग। मैनेजर का भी बड़ा टाइम लगता है वैल्यूएट करने में, ऑर्गेनाइजेशन डेली रूटीन उसने भी अपने काम करने होते हैं। असल ये नहीं है पॉइंट। असल ये बास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ये सिर्फ एक बॉक्स टिकिंग एक्टिविटी बन के रह जाती है। हाँ ना पूरी बस नंबर पूरे करने कर लो, बात है। तो टाइम भी जाया किया और हाथ भी कुछ ना आया। फिर नेचुरल बाइसेस होंगी। बाज का मैनेजर जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं कईयों के साथ एफिलिएशन अच्छी हो जाती है, अल्टीमेटली क्या होता है उसका झुकाव उसकी साइड पे आ जाता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा होता, तो नेचुरल बाइसनेस एग्जिस्ट करेगी।
ये पक्की बात। जी जनाब पूछें, कोई क्वेश्चन है यहां तक तो? क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है फीडबैक कैसे होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अगेंस्ट। नंबर 1, एरियाज टू इंप्रूव। कैसे होगा? देखें, मैनेजमेंट बैठी है, सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो दे रहा होता है, साथ साथ मेंशन भी कर रहा होता है एम्प्लॉयज को, ये काम तुमने सही नहीं किया, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसको टिप्स भी बताता है, बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली इन्वॉल्व भी सिचुएशन के अंदर होके दिखाता है। एक तो यूं है फीडबैक। नंबर 2 कहता है फिर क्या आपका गेम प्लान क्या फॉर इम्प्रूवमेंट। कहते हैं यहां पे आप मोटिवेशन और डायरेक्शन देते हैं थ्रू फीडबैक। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस किसी तरह इंप्रूव हो जाए। उसके बाद अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट है। कहते हैं फीडबैक के सिस्टम में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अच्छा, अब हर टाइम आप नेगेटिव पॉइंट नहीं डिस्कस कर सकते, इससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट भी होगा। आप ये चीजें डिस्कस करें उसने क्या अचीव किया है, उससे उसको फर्दर फोर्स ऑफ मोटिवेशन जनरेट करें उसके अंदर। अब जब आप उससे पर्सनली 1-to-1 कम्युनिकेशन में डील कर रहे हैं, कहते हैं उसके अंदर आप उसको नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर फीडबैक दें, सबके सामने एक एस्पेक्ट्स ओपन ना करें। होता ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो डी ग्रेड करने का कॉन्सेप्ट पहले है, वरना उसको बॉस कैसे बोलेंगे, वो बॉस थोड़ी होगा। देन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस में आप एम्प्लॉय को उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में बता रहे थे, उसके ऊपर भी फीडबैक देते हैं। ये बड़ा की एस्पेक्ट है, बट बाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे डील नहीं किया जाता। बाज ऑर्गेनाइजेशन इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है, वो किस तरह से अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाती हैं, लोगों को। अब कई लोग ना टीम में काम करना कंफर्टेबल नहीं समझते, कई लोग इंडिविजुअल नहीं समझते। आपके इस एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, आपको इंस्पायर किया जाता है, आपको सिखाया जाता है चीजें कि बी अ टीम कैसे है और बी अ इंडिविजुअल कैसे है। कि सारी की सारी परफॉर्मेंस तो कलेक्टिव बेसिस पे जज नहीं की जा सकती ना, और सारी की सारी परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल पे भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट और वर्क टुगेदर का कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट फीडबैक कैसे है, गोल फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल जो कुछ किया आप एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं जब अप्रेजल इंटरव्यू हो रहा होता है, उसको कमिंग टाइम पीरियड के जो चैलेंजेस होते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के वो बताते हैं, आप उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होने लगी, तुम्हारा काम आगे से ज्यादा चैलेंजिंग होने लगा है, उसको फील करवाना है बेसिकली।
इस फेज का काम ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि आप डिस्कम्फर्ट फील करवाएं या डिससेटिस्फाइड फील करवाएं, नो। और ऐसा भी नहीं होता है एक साथ पहाड़ खड़ा कर दें उसके सामने, वो बेचारा डर ही रहे। आहिस्ता आहिस्ता उससे डिस्कस करें, उसके व्यूज जाने कि उसकी नजर में उसका एक्सपेक्टेड लेवल क्या है। ये जो मैं अभी पहले क्वेश्चन किया था हमने अवैध से, उसका क्या व्यू है अपने बारे में। तो आप भी एक जो कमिंग टाइम पीरियड का टारगेट रखेंगे, वो पहले उसकी एक्सपेक्टेशन पूछेंगे ना। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं वो यही पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ये चीज अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या लगता है क्या हर्डल होगी पॉसिबल। ये स्टाइल है। उसकी जो क्यूरीज है, क्वेश्चन है, उनको आंसर किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज क्लियर नहीं है, कन्वे की जाती है वो चीज प्रॉपरली, फीडबैक दिया जाएगा हर किस्म का। तब जाके ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ये ज्वाइंट एफर्ट है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल सिर्फ परफॉर्मेंस है, बट सिस्टम एस्टैब्लिश करना है तो फिर सारे मिलके, एक बंदे से सिस्टम नहीं बनता। जी जनाब पूछें, आप कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर रहे हैं पहले।